हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है साझेदारी का प्रवेश। साझेदारी का प्रवेश आखिर होता क्या है और उसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। और ये साझेदारी जो प्रवेश है ये किस तरह से काम करती है, इससे रिलेटेड बात है। यानी आज हमारा जो टॉपिक है वो है साझेदारी का प्रवेश। अब साझेदारी प्रवेश में होता क्या है कि पहले से ही दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी फर्म को चला रहे हैं। सपोज करो ये कोई फर्म है, ये एक फर्म है जिसमें दो यानी ए नाम का एक व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ये दोनों इस फर्म को चला रहे हैं, तो ये साझेदारी फर्म कहलाएगी। अब इन दोनों ने क्या किया, एक नया व्यक्ति यानी जिसका नाम सी है, ये सी, इसको अपने फर्म में अपने साथ इनको जोड़ रहे हैं। ये सी इनके साथ जुड़ना ही साझेदारी का प्रवेश कहलाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो साझेदारी का प्रवेश हुआ, नहीं जुड़ेगा तो साझेदारी का प्रवेश नहीं। यानी दो लोग पहले से जो फर्म चला रहे हैं उसमें किसी नए व्यक्ति का जुड़ जाना साझेदारी फर्म कहलाता है। साझेदारी फर्म, अब ये दोनों इनके साथ जुड़ गए, ये साझेदारी फर्म हो गया। अब इनके जुड़ने का संबंध क्या है कि इनके फर्म में आ गए और जब फर्म में आएंगे तो कुछ कंडीशंस बनेंगी। पहला कंडीशन ये बनेगा कि ये तब तक पार्टनर नहीं बन सकता सी ए बी के साथ जब तक ये कुछ न कुछ पूंजी के रूप में दे। क्यों? क्योंकि ए ने भी 50,000 रुपये पूंजी के लगाया है। सपोज कर लो कि 50,000 ए ने लगाया और 50,000 बी ने लगाया, और फर्म का जो कैपिटल हो गई वो फर्म में कैपिटल 1 लाख रुपए हो गए। फर्म की कैपिटल 1 लाख रुपए से कंपनी चल रही है। और ये सी जो है इसने 50,000 रुपया कैपिटल के रूप में लाया। यानी सबसे पहले सी क्या करेगा, पूंजी लाएगा। क्या लाएगा? पूंजी लाएगा। बिना पूंजी दिए पार्टनर नहीं बन सकता। अगर सी 50,000 लोग को पूंजी देगा तो इन दोनों ने कहा कि यार एक बात बताओ, हमने भी 50 लगाया, तुमने भी 50 लगाया, फर्म की हमने शुरुआत की और शुरू में पूरा स्ट्रगल होता है, और ये जो सी है इसे 50,000 दे के प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा। क्योंकि प्रारंभ जो समय होता है तो उसमें तो लाभ भी होने की संभावना होती है, हानि होने की भी संभावना होती है। उस समय पीरियड को तो हमने झेला, ये तो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा। तो बोला कि ये बात तो सही है, तो इससे क्या किया जाए? क्योंकि इससे कहो कि आज हमारे फर्म की लोग जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी फर्म की एक गुडविल है। क्या है? फर्म की गुडविल। तो इसे गुडविल का पैसा मांगा जाए। तो इससे फिर से ख्याति की पैसा मांगी जाएगी। क्या मांगी जाएगी? ख्याति की राशि मांगी जाएगी। ख्याति की राशि, ख्याति की राशि ये लाएगा, नया साझेदार ख्याति की राशि लाएगा। अब जो नया साझेदार ख्याति की राशि लाएगा ये पुराने साझेदार डिसाइड करेंगे उसे लाना है कि नहीं लाना है। अगर पुराने साझेदार फर्म में ख्याति नहीं मांगते तो नहीं लाएगा, अगर मांगते हैं तो लाएगा। यानी जो नया पार्टनर है, नया साझेदार है, उसे दो काम पहले करना पड़ेगा। पहले पूंजी लाना पड़ेगा, पूंजी लाने के बाद उसे ख्याति की राशि लानी पड़ेगी, और वो ख्याति की राशि जो है वो पुराने साझेदारों द्वारा लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। ये दो काम करने के बाद अब क्या हुआ कि ये तो इनके साथ जुड़ गया, इनका पार्टनर बन गया, लेकिन अब इसका भी कुछ कार्य है। ये कहेगा कि भाई हम तुम्हारे पार्टनर हो गए, जब पार्टनर हो गए तो हमें भी खाते दिखाओ, क्योंकि अब जो भी नई बैलेंस शीट बनेगी वो नए तरीके से बनेगी, हम लोग तीनों लोगों को मिला के बनेगा। तो पुरानी बैलेंस शीट क्या है? तो पुराने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को चेक करेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज वो देखेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स में क्या हो सकता है? एसेट्स में जनरली आता है बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, और लायबिलिटीज में आएगा कैपिटल, क्रेडिटर, बिल पेबल, ये सारी चीजें। तो बैलेंस शीट को देखेगा। बैलेंस शीट को देखने के बाद सी उसमें जो भी राशि लिखी रहेगी एसेट्स की, वो इन राशियों के अलावा ये ओल्ड बैलेंस शीट होगा जो फर्म की पहली की है। तो ये क्या आएगा, क्या कि जाएगा और सारे एसेट्स का जितने एसेट्स हैं
जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का बाजार में फिर से मूल्य पता करेगा। मान लो बिल्डिंग 50,000 की है, अब आज जाएगा, आज के डेट में उस बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू घटी भी हो सकती है और बढ़ी भी हो सकती है। उसी तरह मशीन है, मशीन 10,000 का है और जाकर उसने पता किया तो मशीन की वैल्यू 3,000 आई, बिल्डिंग 10,000 का जाके पता किया तो 12,000 आया। तो वो पूरे एसेट्स का पुनः मूल्य पता करेगा। क्या करेगा? पुनः मूल्य, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन और पुनर्मूल्यांकन, मतलब जो पहले का मूल्य है, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 है, अब इसने मार्केट में गया और वह बिल्डिंग की वैल्यू पता किया तो बिल्डिंग की वैल्यू आ गई, सपोज कर लो 12,000। तो ये जो वैल्यू है ये है रीवैल्यू। क्या है? रीवैल्यूएशन। इसका मतलब पुनः मूल्यांकन, यानी किसी भी दाम का, किसी भी मशीन, बिल्डिंग हो, मशीन है जिसका, उसका दोबारा रेट पता करना, मूल्यांकित करना, उसकी वैल्यू क्या है, इसी बोलते हैं रीवैल्यूएशन अर्थात पूर्ण मूल्यांकन। अब 12,000 आ गया, अब मशीन है 5,000 की, अब मशीन की वैल्यू इसने पता किया तो सपोज करो कि मशीन की वैल्यू 4,000 आ गई, अब मशीन की वैल्यू यहाँ घट गई। तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने पर या तो मूल्य घटेगा या तो मूल्य बढ़ेगा। मतलब दो कंडीशन है, एसेट्स का जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं यानी फिर से पता करते हैं, दोबारा उसकी वैल्यू मालूम करते हैं, तो हमारे पास दो स्थिति होगी, या तो प्लस होगा यानी एसेट्स बढ़ेगी, या तो एसेट्स माइनस होगा। अगर एसेट्स प्लस हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, अगर एसेट्स हमारी माइनस हो रही है तो हमारा लॉस है। ये दो बातें क्लियर होगी। इसी तरह से वो लायबिलिटीज़ को भी पता करेगा। लायबिलिटीज़ में कैपिटल को छोड़ के वो पता करेगा। मतलब जो लायबिलिटीज़ है, करंट लायबिलिटीज़ है, उनको पता करेगा। तो लायबिलिटीज़ जब वो पता करेगा तो लायबिलिटीज़ में भी दो कंडीशन हो सकती है, या तो लायबिलिटीज़ प्लस होगा या लायबिलिटीज़ माइनस होगा। किसी भी व्यक्ति का अगर दायित्व तो बढ़ेगा तो नुकसान होगा, क्योंकि दायित्व का बढ़ना लॉस होता है। तो अगर लायबिलिटीज उसकी बढ़ेगी तो उसको लॉस होगा, और उसकी दायित्व तो घटेगी तो उसको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे आया कि एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज घटेगी तो प्रॉफिट होगा, और एसेट्स घटेगा तो लॉस होगा, और लायबिलिटीज बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। इस तरह से इन सारे प्रॉफिट और लॉस से हमारा एक नया खाता बनता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन खाता। रीवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन खाता बनेगा, रीवैल्यूएशन। इसमें करना क्या होता है कि जितने प्रॉफिट हुआ उन सारे प्रॉफिट को एक जगह ऐड करते हैं, और जितने लॉस हुआ उसे एक साइड ऐड करते हैं, और दोनों साइड का डिफरेंट निकालते हैं। और जब हम डिफरेंट निकालते हैं तब हमारे पास दो ही कंडीशन मिलती है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट मान लीजिए 50,000 है, लॉस हमारा 60,000 है, ऐसे कंडीशन में हमारा 10,000 का लॉस होगा। 10,000 का लॉस होगा। लॉस कितने का आ गया? 10,000 का लॉस आ जाएगा। तो अगर लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कम है और टोटल लॉस ज़्यादा है तो हमारा लॉस आएगा। अगर हमारा टोटल प्रॉफिट 70,000 है, प्रॉफिट 70,000 है, अगर टोटल प्रॉफिट 70,000 है और लॉस हमारा 50,000 है, तो इस कंडीशन में हमें 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 20,000 का प्रॉफिट होगा। ये रिवैल्यूएशन बनाने में पता चलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस तरह से बनाएंगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। रिवैल्यूएशन लेजर अकाउंट हम कैसे तैयार करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन में होता क्या है। हमारे जितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते हैं हम उनका पुनर्मूल्यांकन करते हैं, और उस मूल्यांकन में हमारे पास दो कंडीशन बचते हैं। एसेट्स है या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट, घटेगा तो लॉस। इसी तरह लायबिलिटीज़ देखेंगे, लायबिलिटीज़ बढ़ेगा तो लॉस और लायबिलिटीज़ घटेगी तो प्रॉफिट। फिर सारे प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग ऐड करके उसका डिफरेंट निकालते हैं, और जो डिफरेंट आता है वो या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है, सोच लो, अगर लॉस हुआ तो उस लॉस पे किसका हक होगा, या प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पे किसका हक होगा। उसका नए साझेदार से कोई मतलब नहीं। नए साझेदार ये कहेगा कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट थी, आपकी चीज़ें लिखी हुई थी, हमने इसका वैल्यू पता किया तो आज वैल्यू ये हुआ, अगर इस पर प्रॉफिट हुआ तो भी आपकी जिम्मेदारी और लॉस हुआ तो भी आपकी है। तो इसी पे एक कंडीशन बन जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी डिफरेंस आता है, चाहे प्रॉफिट आया हो या लॉस, उसको पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन पे लॉस
और प्रॉफिट को, लॉस और प्रॉफिट को किस में बांटते हैं? पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। मतलब रिवोल्यूशन पे लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा उसे ओल्ड पार्टनरशिप में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप रिवोल्यूशन के बाद आता है पार्टर्स कैपिटल बनाना। तो हम रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अगले वीडियो में बनाएंगे और क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तब तक के लिए, आज तक के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और अगले वीडियो में बेटा।